दोस्तों आपने कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि बंदा या बंदी एक हेलमेट सा पहन लेती है और वो उससे पास्ट में चले जाती हैं या फिर कुछ एक्टिविटी कर पाते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर कुछ ऐसा अब किया जा रहा है, दिमाग में एक चिप को इंसर्ट कर दिया जाएगा। ब्रेन की जो एक्टिविटी होगी उसके कारण आप एक गेम को खेल पाएंगे और इस लेवल के जो गेम होंगे ना, वो भाई साहब आप सोच भी नहीं सकते कि कितने मज़ेदार होने वाले हैं। पहले मैं आपको ये न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में 9-10 पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद गेमिंग के ऊपर बात करेंगे कि क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहला पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट एंड मिशन। तो मतलब इसका मिशन क्या है, तो न्यूरालिंक का मिशन है कि जो सेवियर पैरालाइसिस होते हैं, मतलब बहुत ही गंभीर रूप से जो पैरालाइज हो जाता है किसी को, तो ऐसे पेशेंट्स को उनकी सोच से एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करने में मदद करना। ये उनके कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस को सोच के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है टेक्नोलॉजी ओवरव्यू। तो न्यूरालिंक का पहला प्रोडक्ट लिंक जो है वो एक स्मॉल डिवाइस है जो साइज में 5 सिक्के जितना बड़ा है और ब्रेन के अंदर इम्प्लांट होता है। ये डिवाइस न्यूरल सिग्नल्स को रीड करके उन्हें वायरलेस ट्रांसमिशन के जरिए कंप्यूटर कमांड्स में ट्रांसलेट करता है। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोड थ्रेड्स। तो N1 इम्प्लांट 1024 इलेक्ट्रोड्स को यूज करता है जो 64 थिन थ्रेड में डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं। ये थ्रेड्स एक्सट्रीमली थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं जिससे इम्प्लांटेशंस के दौरान कम से कम डैमेज हो आपके माइंड को। अब इसमें ये भी एक मज़ेदार चीज़ है कि नंबर 4 जो पॉइंट है वो है सर्जिकल रोबोट। मतलब इम्प्लांट को इंसर्ट करने के लिए न्यूरालिंक ने एक सर्जिकल रोबोट डेवलप किया है जो थ्रेड्स को प्रिसाइसली ब्रेन में इंसर्ट करता है, क्योंकि ह्यूमन हैंड से ये काम पॉसिबल नहीं होता क्योंकि थ्रेड्स जो है वो बहुत ही पतला होता है। फिफ्थ पॉइंट है FDA अप्रूवल। तो 2023 में न्यूरालिंक को FDA से अप्रूवल मिलता है कि अपने पहले ह्यूमन क्लिनिक ट्रायल के लिए, जिसका नाम प्राइम स्टडी है, इसका मेन गोल है इम्प्लांट और सर्जिकल रोबोट की सेफ्टी और फंक्शनैलिटी इवेल्युएट करना। 6 पॉइंट है फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल। तो न्यूरालिंक ने अपना पहला ह्यूमन इम्प्लांट सक्सेसफुली एक पैरालाइज्ड पेशेंट में सितंबर 2023 में इंसर्ट किया था। ये सर्जरी बोरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट फिनिक्स में हुई थी और पेशेंट्स अच्छे से रिकवर हो गया था। नंबर 7 है यूज केसेस। तो फ्यूचर में न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी विजन, मॉनिटर फंक्शन और स्पीच को रिस्टोर करने में भी हेल्प कर सकती है। अभी के ट्रायल क्वाड्रा प्लेगिया पेशेंट्स के लिए फोकस्ड है जो अपनी सोच से डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही ये विजन और ये सब मॉनिटर कंट्रोल करने लग जाएंगे तभी अपने गेम भी बनने लग जाएंगे, वो भी कंट्रोल हो जाएंगे हमारे माइंड से ही। 8th पॉइंट सेफ्टी और रिलायबिलिटी। तो न्यूरालिंक ने अपने प्रोडक्ट्स को सेफ्टी, एसेंसिबिलिटी और रिलायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। कंपनी कंटिन्यूअस टेस्टिंग और फीडबैक कलेक्ट करती है पेशेंट और मेडिकल एक्सपर्ट से। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं और कंट्रोवर्सीज भी है, तो पॉइंट नंबर 9 यही है। तो न्यूरालिंक को कुछ सेफ्टी कंसर्न और एथिकल क्वेश्चंस को भी सामना ऐसे मतलब क्वेश्चंस का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि एनिमल टेस्टिंग हो गया और रेगुलेटरी कंप्लेंट्स का इशू कुछ चल रहा है इनका। तो कुछ लॉ मेकर्स ने कंपनी की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। अब इनका फ्यूचर प्लान या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो 10th पॉइंट यही है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मस्क का लॉन्ग टर्म विजन क्या है। तो मस्क जो है लॉन्ग टर्म में यही सोचते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एक डिजिटल लेयर क्रिएट करे जो AI के साथ सिम्बायोसिस में काम करे। उनका ये भी मानना है कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स को भी मिशिगेट कर सकती है जो अनचेक्ड AI से आ सकती हैं। और शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर ये टेक्नोलॉजी AI के साथ मिल गई तो हम जो वो रोबोट बनते हैं ना कि आधे ह्यूमन आधे रोबोट्स, उसको साइबोटिक्स ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, साइबॉप्स शायद, तो वो भी बना सकते हैं। मतलब बहुत कुछ हो सकता है। इनका जो पहला पेशेंट था उसका नाम नोलैंड था और वो पैरालाइज्ड था, तो उसके दिमाग में जो चिप डाली गई थी उसका नाम था टेलीपैथी। तो इस बंदे का एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण से कंधों से नीचे का शरीर इसका पैरालाइज्ड हो गया था। अब सिर्फ अपनी सोच के जरिए वो कंप्यूटर कर्सर को कंट्रोल कर सकता है। और जब इस बंदे के दिमाग में ये चिप डाली तो यही वो बंदा है कि जिसने अपने दिमाग के इस्तेमाल से लैपटॉप पर चेस खेला था। और उस बंदे ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसा लगता है। तो उसने बताया कि न्यूरालिंक चिप का जो यूज़ करना है वो स्टार वॉर्स के फोर्स जैसा लगता है। मैंने स्टार वॉर की मूवी तो नहीं देखी बट उसका एक गेम है मेरे पास, तो उसमें क्या है वो हाथ की पावर से कुछ ऐसा चीज़ों को स्लो कर देता था, तो मतलब कुछ पावर जैसा लगता है। ये डिवाइस ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करके वायरलेसली एक ऐप को ट्रांसमिट करता है जो फिर इन सिग्नल्स को कंप्यूटर कमांड्स में ट्रांसलेट करता है। नोलैंड ने इस चिप के जरिए चेस के अलावा सिविलाइजेशन 6 गेम भी खेला था और
ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए जापानीज और फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। जब ये तो अभी स्टार्टिंग है, जब ये टेक्नोलॉजी मतलब आम हो जाएगी, काफ़ी अपग्रेड भी हो जाएगी, तो आपको कुछ भी चीज़ें सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस पढ़ा वो आपके माइंड में सेव हो जाएगी उस चिप में। मतलब जितना हम रट्टा लगाते हैं ना, वो सब खत्म, एक बार पढ़ो सारा फीड हो जाएगा हमेशा के लिए। अब गेमिंग के लिए कुछ पॉइंट्स जानते हैं। तो माइंड कंट्रोल गेमिंग एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो गेमिंग इंडस्ट्रीज को रीडिफाइन कर सकती है। न्यूरालिंक और माइंड कंट्रोल चिप से गेमिंग फ्यूचर काफी फैसिनेटिंग और रिवॉल्यूशनरी हो सकता है। इंस्टेंट इनपुट एंड रिएक्शन, माइंड कंट्रोल चिप से डायरेक्ट ब्रेन सिग्नल्स गेम में इनपुट के रूप में यूज करने से रिएक्शन टाइम पे इंस्टेंट हो जाएगा। जो सोचा वही कैरेक्टर ने किया बिना किसी डिले के। इमर्सिव एक्सपीरियंस, न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी गेमर्स को पूरी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में इमर्स कर सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सचमुच गेम के अंदर हो। फिजिकल सेंसेशंस और इमोशंस भी फील कर सकती हैं। एनहांस एसेंसिबिलिटी, डिसेबिलिटीज से अफेक्टेड लोग जो ट्रेडिशनल गेमिंग मेथड्स यूज नहीं कर पाते हैं वो भी गेमिंग का आनंद ले सकते हैं। सिर्फ अपनी सोच से गेम कंट्रोल कर पाएंगे वो लोग। कस्टमाइजेबल गेमिंग एनवायरनमेंट्स, गेमर्स अपनी इमेजिनेशन के थ्रू रियल टाइम में गेमिंग एनवायरनमेंट्स कस्टमाइज कर सकते हैं। जो सोचा वही सीन क्रिएट हो गया बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के। इम्प्रूव्ड स्किल डेवलपमेंट, तो गेमर अपनी स्किल को रिफाइन कर सकते हैं और नए टेक्निक्स आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि दिमाग डायरेक्ट कंट्रोल और फीडबैक ले रहा है। गेम डेवलपमेंट रिवॉल्यूशन, तो गेम डेवलपर्स को नए टूल्स और प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल होंगे। डेवलपर्स डायरेक्टली ब्रेन वेव्स एनालाइज करके गेम प्ले को कस्टमाइज कर पाएंगे। रिजल्टिंग ये होगा इसका कि इन मोर पर्सनलाइज्ड एंड इंगेजिंग गेम्स बनेंगे। सीमलेस गेमिंग एक्सपीरियंस, माइंड कंट्रोल चिप से गेमिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल सीमलेस होगा। फिजिकल कंट्रोलर्स और VR हेडसेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सोच से गेम कंट्रोल करना पॉसिबल होगा। गेम खेलने का तरीका बिल्कुल नेचुरल और इंट्यूटिव हो जाएगा। टाइमलाइन फॉर डेवलपमेंट, करेंट प्रोग्रेस को देखते हुए फुली फंक्शनल एंड कमर्शियल माइंड कंट्रोल गेमिंग सिस्टम डेवलप होने में अगले 10 से 15 साल लग सकते हैं। रिसर्च एंड ट्रायल्स तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी के लिए टाइम लगेगा। एक्साइटिंग फीचर्स, तो फ्यूचर गेम्स में अनइमेजिनेबल फीचर्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे टेलीपैथिक मल्टीप्लेयर मोड्स वेयर प्लेयर्स कम्युनिकेट डायरेक्टली थ्रू थॉट्स। इमर्सिव स्टोरी लाइन, जहां आपके डिसीजंस और इमोशंस रियल टाइम स्टोरी को इन्फ्लुएंस करेंगे। और ऑगमेंटेड रियलिटी एलिमेंट्स जो रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड को सीमलेसली मर्ज करेंगे। आज के गेम और तब के गेम में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। तो कंट्रोल मैकेनिज्म में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। आज के गेम्स में क्या ट्रेडिशनल कंट्रोलर्स होते हैं, कीबोर्ड्स माउस और VR हेडसेट से कंट्रोल होते हैं। और जो फ्यूचर गेम्स होंगे डायरेक्टली माइंड कंट्रोल से ऑपरेट होंगे। प्लेयर्स अपने थॉट्स के थ्रू कैरेक्टर्स को मूवमेंट कर सकते हैं, एक्शंस और गेम इंटरेक्शंस कंट्रोल कर पाएंगे। इमर्सन लेवल, आज के गेम्स में क्या है, ग्राफिक्स और VR टेक्नोलॉजी से इमर्सन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिजिकल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। फ्यूचर गेम्स में क्या होगा, पूरा वर्चुअल वर्ल्ड डायरेक्टली दिमाग में प्रोजेक्ट होगा बिना किसी फिजिकल डिवाइस के। जो सेंसरी फीडबैक होता है, जैसे टच हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ये भी जो ब्रेन के सिमुलेशन से डायरेक्टली फील हो सकती है। कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, तो आज के गेम्स में लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होते हैं जो प्री डिफाइंड पैरामीटर्स पर बेस्ड होती हैं। इस चीज़ के लिए भाई मेरे पास शब्द नहीं है, आपके पास कुछ शब्द हो तो कमेंट में मार देना। ये चीज़ तो भाई साहब मुझे पागल कर देगी। फ्यूचर गेम्स में क्या होगा कि रियल टाइम कस्टमाइजेशन पॉसिबल होगा बेस्ड ऑन प्लेयर्स थॉट, इमोशंस और प्रीफरेंसेस। गेम्स एनवायरनमेंट्स और कैरेक्टर्स डायनामिकली चेंज हो सकती हैं प्लेयर्स के मूड और चॉइसेस के हिसाब से। इंटरेक्शन इन कम्युनिकेशन, आज के गेम्स में वॉइस चैट और टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं हम। फ्यूचर गेम्स में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। प्लेयर्स बिना वर्ड्स के अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, जिससे फास्टर और मोर इंट्यूटिव इंटरेक्शन होगी। लर्निंग कर्व एंड स्किल डेवलपमेंट, आज के गेम्स में क्या होता है कि फिजिकल कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसकी स्किल बिल्ड करने में टाइम लगता है। फ्यूचर गेम्स में क्या होगा, माइंड कंट्रोल से डायरेक्ट फीडबैक और प्रिसीशन होगा। स्किल एक्विजिशन और लर्निंग कर्व सिग्निफिकेंटली फास्टर और स्मूथर हो सकते हैं। गेम डेवलपमेंट, तो आज के गेम्स में क्या है, डेवलपर्स को कॉम्प्लेक्स कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स यूज करने पड़ते हैं। फ्यूचर गेम्स में क्या होगा कि ब्रेन वेव पैटर्न और न्यूरल रेस्पॉन्सेज के एनालाइज पर बेस्ड होंगे इसका डेवलपमेंट। और डेवलपर्स डायरेक्ट प्लेयर्स के कॉग्निटिव रेस्पॉन्स को यूज करके गेम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट न्यूरल इंटरफेसेस में सेम वही है कि आप अपने ब्रेन सिग्नल्स को रीड करके उन्हें गेम कमांड्स में ट्रांसलेट करते हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस, ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये मजा देगा कि माइंड कंट्रोल गेमिंग से प्लेयर्स को एक और ज्यादा इमर्सिव और इंटरेक्टिव गेम प्ले या एक्सपीरियंस मिलेगा। ये ट्रेडिशनल कंट्रोलर्स की लिमिटेशंस को दूर कर सकता है और प्लेयर्स को गेम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने देगा। मेरे पास कीबोर्ड है,
लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसके पास कीबोर्ड वगैरह, उसने कीबोर्ड से भी गेम खेला है और जॉयस्टिक वगैरह जो आते नहीं है PS5 के, उससे भी। तो उसने बताया कि भाई कीबोर्ड कुछ नहीं है, अगर आपने एक बार जॉयस्टिक से, वो आजकल तो वाइब्रेटर वाला आ गया है ये जॉयस्टिक, कि उससे और अधिक मज़ा आता है। तो जो माइंड से खेलेगा ना, उसको एक और नेक्स्ट लेवल का मज़ा आएगा। एनहांस रिएक्शन टाइम, इसमें क्या होता है कि जब आप ब्रेन के सिग्नल से मतलब खेला जाएगा ये गेम, तो जो रिएक्शन टाइम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको की दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब का लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट सिग्नल तो तुरंत तिड़िक तिड़िक एकदम जाएंगे। क्योंकि वैसे क्या है, थोड़ा सा टाइम फिजिकल मूवमेंट में लग जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाती है चीज़ें। मेंटल ट्रेनिंग, तो माइंड कंट्रोल गेम्स प्लेयर्स की जो कॉग्निटिव एबिलिटी को भी ये एनहांस कर सकता है। न्यू गेम जेनर्स, तो ये टेक्नोलॉजी नए गेम जेनर को भी जन्म दे सकती है। रेगुलर यूज से कंसंट्रेशन, फोकस और मेंटल एजिलिटी, एजिलिटी मतलब चुस्ती चपलता, इंप्रूव हो सकती है, जो स्पेशली माइंड कंट्रोल के हिसाब से ही डिजाइन किए जाएंगे। ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन को भी बूस्ट करेगा गेमिंग इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक यूज, मतलब कि चिकित्सा संबंधी। तो माइंड कंट्रोल गेम्स थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज हो सकते हैं, मतलब ब्रेन इंजरीज और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के पेशेंट के रिहेबिलिटेशन में मददगार साबित हो सकती है ये टेक्नोलॉजी। इससे गेम पर काफी असर पड़ेगा, मजेदार आपको एक्शन सीन्स और ये सब देखने को मिलेगा। ये है मल्टीटास्किंग एबिलिटीज। तो इस टेक्नोलॉजी का एक और एडवांटेज ये है कि प्लेयर्स साइमल्टेनियसली मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जो फिजिकल कंट्रोल के साथ मतलब मुश्किल होते हैं या पॉसिबल ही नहीं है। इससे गेम प्ले ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंगेजिंग बन सकता है। हालांकि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं अभी, जैसे एक्यूरेट सिग्नल डिटेक्शन या फिर नॉइस रिडक्शन और सीमलेस इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग गेमिंग सिस्टम। तो इन चैलेंजेस पर अभी काम चल रहा है। और 10th पॉइंट है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो फ्यूचर में माइंड कंट्रोल गेमिंग वर्चुअल रियलिटी यानी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR के साथ इंटीग्रेट हो सकती है, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर ले जाएगा। ये फ्यूचरिस्टिक गेमिंग का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन सकती है। अच्छा, माइंड से जो सिग्नल्स लिए जाते हैं वो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के रूप में लिए जाते हैं। ये क्या है, तो ये द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है। अभी कुछ गेम्स ऐसे हैं जहां प्लेयर्स अपने थॉट्स के जरिए कैरेक्टर्स को मूव कर सकते हैं, स्पेल्स कास्ट कर सकती हैं और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एडेप्टिव गेम प्ले, तो BCI टेक्नोलॉजी गेम को जो डायनेमिकली एडजस्ट करती है बेस्ड ऑन प्लेयर्स ब्रेन एक्टिविटी। इससे जो पर्सनलाइज्ड और इंगेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है। फुल इमर्जन फ्यूचर, तो फ्यूचर में BCI टेक्नोलॉजी फुली इमर्सिव VR एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने के एम से डेवलप हो रहा है, जहां प्लेयर्स सिर्फ अपने थॉट्स से वर्चुअल वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर कर सकती हैं। माइंड कंट्रोल ई स्पोर्ट्स, तो फ्यूचर में माइंड कंट्रोल ई स्पोर्ट्स का इमरजेंस भी पॉसिबल है, जहां जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं वो सिर्फ अपने ब्रेन वेव से compete करेंगे। कॉग्निटिव ट्रेनिंग, तो BCI गेमिंग कॉग्निटिव ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज़ होती है, जहां प्लेयर्स अपनी मेमोरी, अटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस कर सकते हैं। तो क्या वाकई फ्यूचर में इस तरीके के गेम बन सकते हैं या फिर ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है? तो AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ब्रेन सिग्नल्स को डिकोड करने और यूज़र जो इंटेंट्स को प्रिडिक्ट करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। ये एल्गोरिथम कंटिन्यूसली लर्न और एडेप्ट करते हैं, जिससे एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। और इसके काफ़ी सारे सक्सेसफुल ट्रायल्स हुए। वेरी सक्सेसफुल ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि BCI टेक्नोलॉजी फंक्शनल है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल थियोरेटिकली हम बात कर सकते हैं, ऐसा मतलब प्रैक्टिकल हो पाना मुश्किल है या इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है। ये फंक्शनल है ये चीज़। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है, रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे कि FDA, मतलब कि वो देखते हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं है, ह्यूमंस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो उसे FDA मतलब कहते हैं। तो ये FDA भी अप्रूवल अब दे रहे हैं कि चलो ठीक है, आप ये काम अब कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि गेम डेवलप जो करते हैं वही ये सब कर रहे हैं, नहीं, इसमें बहुत सारे लोग लगे होते हैं, जैसे कि न्यूरो साइंटिस्ट हो गया, इंजीनियर्स तो लगेंगे भाई, AI स्पेशलिस्ट हो गया और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं इन सब कामों में। इन सब पॉइंट्स को देखते हुए यह कहना सही होगा कि फ्यूचर में माइंड कंट्रोल गेमिंग और BCIS का वाइड स्प्रेड एडॉप्शन पॉसिबल है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ गेमिंग को एनहांस करेगी बल्कि हेल्थ केयर और वेरियस अदर सेक्टर्स में भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत ने भी अपना एक ChatGPT बनाया है जिसका नाम हनुमान रखा है। उसके बारे में आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। इलॉन मस्क ने तो आयरन मैन जैसा एक स्पेस सूट बना दिया है। और चैनल चेकआउट कर सकते हो, टाइम ट्रेवल से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है।